हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत और बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं यहाँ पर ज्योग्राफी का आपके नया चैप्टर को लेकर, जो कि क्या है, जल संसाधन। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ना ये चैप्टर भी बहुत खास है, क्योंकि ये जल संसाधन एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपकी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आपकी सभी प्रश्नों को देखेंगे, सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों। एक एक शब्दों का निचोड़ को समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इन सभी बातों को समझेंगे। तो आई होप आप सभी को पूरी क्लास में बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, आपके पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है जल संसाधन। तो क्या जल संसाधन का मतलब समझ पाए आप? तो संसाधन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसका आप उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं संसाधन। लेकिन अगर लग जाएगा जल, तो यानी कि प्यारे बच्चों, जल का आप उपयोग जिस तरीके से करते हो ना, उसे बोलेंगे जल संसाधन। यानी कि अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे कि जल संसाधन क्या होते हैं, तो जल का समुचित उपयोग करना ही, जल का हम लोग किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जल संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे ना, कहां पर, अगर हम लोग ले लें पृथ्वी को प्यारे बच्चों, किसको ले लें? पृथ्वी की। अगर ये हमारी पृथ्वी रही प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी रही, अगर पृथ्वी पर भी भाग में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो कितने परसेंट भाग पर जल है? तो आप सभी लोग कहोगे सर 71% भाग पर क्या है? 71% भाग पर क्या है? जल है। 71% भाग पर क्या है? जल है। और मात्र 29% भाग पर क्या है प्यारे बच्चों? स्थल है। तो 71% भाग पर जल है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। क्यों प्यारे बच्चों नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? जल की अधिकता के कारण, क्योंकि 71% भाग पर हमारी पृथ्वी पर क्या उपस्थित है? जल है। तो इसीलिए जलीय जीवन, इसे क्या बोलते हैं? जलीय ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? जलीय ग्रह भी बोला जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि जल बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। हालांकि ये जो जल है प्यारे बच्चों, लगभग सागरों और महासागरों में ही देखने को मिलता है। ज्यादातर सागरों और महासागरों में ही देखने को मिलता है। ये कौन सा जल होता है प्यारे बच्चों? तो ये जल होता है खारा जल। अगर हम लोग बात करेंगे पीने योग्य जल की प्यारे बच्चों, तो ये जो होता है ना, लगभग 96.5% जल क्या है? खारा है। और मात्र अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो 3% से 3.5% भाग क्या है हमारा? जो कि पीने योग्य जल होता है। आज इन्हीं जलों के उपयोग के बारे में जानेंगे। जल कैसे प्राप्त होता है, जल को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना कि जीवन की उत्पत्ति ना जल में हुई, तब स्थल पर आया। मनुष्य, आपने सुना होगा, मनुष्य को कहते हैं प्यारे बच्चों, मनुष्य एक पहले मछली के आकार का था। हालांकि जो हमारी आंखें है ना, हमारी आंखें के किनारे, ये जो किनारे किनारे ऐसे निकला होता है प्यारे बच्चों, ये सबूत है कि मनुष्य पहले क्या था? एक मछली के रूप में था, एक जलीय जीव था। मनुष्य क्या था? एक जलीय जीव, मछली नहीं, क्या? जलीय जीव था। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो आंखें के किनारे किनारे निकला हुआ है प्यारे बच्चों, जिससे हम लोग जानते हैं क्या? मनुष्य एक जलीय जीव रहा होगा। उसके बाद मनुष्य कहां पर आया? स्थल पर आया। और जल का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? जल का तो अर्थ ही होता है जीवन। अगर मानव के जीवन में देखा जाए प्यारे बच्चों, अगर पृथ्वी पर भी देखा जाए, पौधों को, फसलों को, जीव जंतुओं का, अगर ये आज के समय में अस्तित्व जो है ना विद्यमान है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है? तो जल ही रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें, चाहे घरेलू काम को ले लें, चाहे कल कारखानों को ले लें, चाहे औद्योगिक नगरों को ले लें, क्या जल के बिना आपको लग रहा है जीवन संभव है? तो सबका एक ही जवाब होगा, बिल्कुल गुरुजी, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर देखिए, विभिन्न उद्योगों में भी जल का उपयोग होता है। जल एक हमारा कैसा संसाधन है? तो राष्ट्रीय संसाधन है। जल कैसा संसाधन माना जाता है हमारे यहाँ? एक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। और जल के विषय में कुछ प्रमुख तथ्य ना इस प्रकार हैं। जैसे प्रमुख तथ्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर हम लोग बात करेंगे, तो पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक है, परंतु मैंने अभी बताया ना, 96.5% जल कैसा जल है? खारा जल है। अगर हम लोग बात करेंगे पीने योग्य जल की प्यारे बच्चों, तो इसमें से आप लोग कहेंगे कि पीने योग्य जल जो है ना, ये कितना है? 3.5%। मतलब अगर 3.5% अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये तो इतना जल है। ये क्या है? ये जो इतना जल दिख रहा है ना, 96.5%, ये क्या है? खारा जल है। और ये जो 3.5% में भी 1% प्यारे बच्चों जल क्या है?
दूषित जल होता है, अगर हम लोग मीठे जल यानी कि पीने योग्य जल की बात करेंगे तो पूरे भारत में अगर हम लोग को कितना परसेंट मिलता है तो 2.5% ही मिलता है। और इसका भी 70% कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में है, अंटार्कटिका तथा हिमालय जैसे हिम शिखरों एवं हिमनदों में बर्फ के रूप में है। तो कहने का मतलब है 2.5 का भी 70% भाग कहाँ पर मिलता है? ग्लेशियर। जहाँ पर ज़्यादा ग्लेशियर हैं प्यारे बच्चों, जहाँ पर ज़्यादा ग्लेशियर हैं वहाँ पर ज़्यादा मीठा पानी हमें देखने को मिलता ही है। अगर बात करें वर्षा की जल की प्यारे बच्चों, तो वर्षा का जल कैसा होता है? पीने योग्य होता है, मीठा होता है और विश्व की कुल वर्षा का लगभग 4% जल भारत को उपलब्ध होता है, परंतु इसकी विशाल जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जल की दृष्टि से इसका स्थान विश्व में 132वां आता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि हमारे भारत देश है ना, अगर 100% वर्षा होती है, अगर 100% वर्षा होती है प्यारे बच्चों, तो 100% में 4% वर्षा सिर्फ और सिर्फ भारत में होती है। लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि प्रतिपूर्ति देखा जाए कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना जल आया, तो इस मामले में जो है 132वें नंबर पर कौन आता है? हमारा भारत देश आता है। इसी में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि अगर भारत में प्रति वर्ष ना वर्षों के द्वारा विभिन्न जल स्रोतों में लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर जल फिर से एकत्र हो जाता है और 2025 तक विश्व के अनेक देशों में जल का अभाव होने लगेगा। भारत भी इन्हीं देशों में है। जैसे अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे ना, अगर भारतीय मानचित्र को देखेंगे, देखो ये जो क्षेत्र है ना भारतीय मानचित्र का प्यारे बच्चों, भारतीय मानचित्र का निचला जो क्षेत्र है, निचला क्षेत्र जो है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों? निचला क्षेत्र। निचला क्षेत्र जो आपको दिखता है ना, ये क्या है आप सभी के सामने? निचले क्षेत्र में ना यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इधर राजस्थान वाले इलाके में, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे ना जल का अभाव हो गया, जल का अभाव। तमिलनाडु में प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा जल का अभाव हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा जल का अभाव हो गया है। इसी के कारण ये जल नीति बनाने वाला, इसने एक अपनी जल की नीति बना ली प्यारे बच्चों। जल नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। जल नीति अपनाने वाला भारत का क्या है? पहला राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु राज्य। आई होप आप सभी को बातें प्यारे बच्चों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो और इसके बाद आप सभी को पता है कि ये जो है ना प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर अधिकांश जल किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है, इसीलिए इसे जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको दिखाया, अगर हम लोग इसको बांटे ना, इस तरीके से बांट लें। किस तरीके से बांट लें? अगर इसी भाग को ना दो भागों में सीधे सीधे भागेंगे ना ऐसे, तो जो 71% जल है ना प्यारे बच्चों, लगभग नीचे ही देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब इसे बोलते हैं हम लोग क्या? जलीय गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल ज़्यादा है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थलीय, क्योंकि यहाँ पर स्थल ज़्यादा है। उत्तरी, ऊपर वाला है उत्तर, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तर, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण। तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते ही हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, सागर का जल जीव, वनस्पति और खनिज संसाधन में अत्यधिक धनी है। अगर हम लोग बात करेंगे सागर के जल की, महासागरों के जल की, तो प्यारे बच्चों अगर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा ना, जो खनिज वगैरह मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण धातुएं मिलती हैं, वो कहाँ पर मिलती हैं? क्या नदियों में मिलेंगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। तालाब में मिलेंगी तो कहेंगे नहीं। ग्लेशियर में तो कहोगे नहीं। तो मिलती कहाँ है प्यारे बच्चों? तो अगर हम सागरों और महासागरों में देखेंगे ना, तो वहाँ का जो जल होता है ना, वो क्या होता है? बहुत अधिक धनी माना जाता है। रीजन क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे भारत में जल के स्रोत की। भारत में जल का स्रोत का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि आखिर भारत में जल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे जल कहाँ से प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं जल के स्रोत। जैसे जल प्राप्त करने का पहला तो प्रमुख क्या होगा प्यारे बच्चों? वर्षा। कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से। तो देखिए वर्षा सर्वत्र एक समान नहीं होती है। कहने का मतलब है भारत के विभिन्न राज्यों में प्यारे बच्चों एक समान वर्षा होगी, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल जवाब नहीं होगा इसका, नहीं। अगर हम लोग बात करेंगे जल संसाधन का अधिक भाग उन क्षेत्रों में सीमित है जहां वर्ष भर में औसतन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हमारे देश के इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जल की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति अन्य स्रोतों से की जाती है। केरल और असम जैसे क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्ष के अधिकतर भाग में यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा तो होती रहती है।
केरल और असम के प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमेशा वर्षा होती रहती है, यहाँ पर खेती करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे, मासिनराम। ठीक है, मासिनराम कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, ये चेरापूंजी में। चेरापूंजी मासिनराम में प्यारे बच्चों क्या पड़ता है, आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर, मासिनराम में। आई होप आप सभी को बातें ये मेरी समझ में आ गई होंगी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो चेरापूंजी कहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों, चेरापूंजी मासिनराम, असम, गुवाहाटी में। ठीक है, मेघालय पड़ता है, ये मेघालय में, मेघालय में। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों दूसरा साधन क्या है जल के प्राप्त करने का, तो भूमिगत जल है। भूमिगत जल का मतलब है जो पृथ्वी के अंदर जल है, जो हमारी क्रस्ट है प्यारे बच्चों, जो जमीन है जिस पर आपने पैर रखा हुआ है, उसके नीचे जो जल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। इसको हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो आपने देखा होगा नलकूप लगाकर, कुआं लगाकर, कुएं को खोदकर, इस प्रकार से एक साधनों का प्रयोग करके, ट्यूबवेल को लगाकर, इस प्रकार के साधनों का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो, इसे कुआं खोदकर निकाला जाता है या फिर झरनों से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए भी वर्षा एक प्रमुख साधन है। जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं और उनका प्रायः जल खारा होता है, जैसे राजस्थान में। अगर इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी नहीं किया जा सकता है। भूमिगत जल का अधिक उपयोग भारत में ही हो पाता है। अब तक हम 37% भूमिगत जल का प्रयोग करने में समर्थ हुए हैं और भारत में लगभग 433 अरब घन मीटर भूमिगत जल है। इसका 42% भाग केवल उत्तरी मैदान में है। उत्तरी मैदान का मतलब प्यारे बच्चों कि उत्तर प्रदेश ले सकते हो, उत्तर प्रदेश ले सकते हो, बिहार ले सकते हो, झारखंड ले सकते हो, दिल्ली ले सकते हो, राजस्थान, ये सभी कैसे कहलाते हैं, उत्तरी भारत के राज्य कहलाते हैं। अगर उत्तरी भारत में भी बात करेंगे तो 19% जल केवल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु बड़े राज्यों में प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल क्या है, विद्यमान है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नदियों के बारे में। प्यारे बच्चों, नदियों से भी जल की प्राप्ति होती है हमें। नदियों से अगर बात करेंगे, झील, तालाब एवं अन्य जलाशय से भी हमें जल की प्राप्ति होती है। नदियाँ प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भारत क्या है प्यारे बच्चों, नदियों का देश कहलाता है भारत, और नहरों का देश कौन कहलाता है, तो पाकिस्तान। नदियों का देश भारत और नहरों का देश, तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो नदियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो नदियों के कुल प्रवाहित जल का मात्र 8.5% ही सिंचाई और विद्युत उत्पादन में हम लोग प्रयोग करते हैं और शेष 91% भाग समुद्र में चला जाता है। नदी जल का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी होता है, खासकर मैदानी भागों में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। भारतीय नदियों का औसत जल बहाव 1869 अरब घन मीटर है। ये प्यारे बच्चों नदियां जो है एक महत्वपूर्ण साधन है किसका, जल प्राप्ति का। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं झील, तालाब और अन्य जलाशयों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जल की प्राप्ति यानी जल संसाधन का प्राप्त कर सकते हैं, जल संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, इनका जल भी उपयोग में लाया जाता है। तालाबों की अधिक संख्या दक्षिण भारत में अधिक है। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसका प्रयोग एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जाए। देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी का मतलब होता है नदियों पर, नदी पर जैसे मान लो नदी बह रही है प्यारे बच्चों, नदियां बह रही है, यहाँ पर एक ऐसा डैम बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, इस नदी के जल का प्रयोग, मतलब नदियां बह रही हैं, इस नदी के जल का प्रयोग जब एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा, नदी के जल का प्रयोग जब एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बहुउद्देशीय। क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय। जैसे क्या हो सकता है, तो आप लोग कह सकते हैं नदी का जल का प्रयोग हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, तो आप बोल दोगे सिंचाई के लिए। दूसरा किसके लिए कर सकते हैं हम लोग, तो आप बोल देंगे सर हम दूसरा प्रयोग कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए। तो ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं प्यारे बच्चों क्या कहलाती हैं, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। देखिए, नदियों से सिंचाई का लाभ तो उठाया जा सकता है, साथ ही उन पर बैराज बनाकर, बैराज यानी कि जल रोकने के लिए बांध, जो जल रोकने के लिए बांध बनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बैराज बोलते हैं। एक ऐसा उपाय करना कि सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, जल विद्युत, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन करना, नहरें निकालकर यातायात की सुविधा बढ़ाना, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना, अनेक लाभ एक ही समय के लिए ली जा सके, तो ऐसी परियोजना बहुमुखी, बहुधंधी या फिर बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है।
यहाँ पर आपने देखा प्यारे बच्चों कि नदियों के जल का ना हम लोग विभिन्न प्रकार से उपयोग जब करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब हम लोग जानेंगे भारत की विभिन्न प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं के बारे में। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना प्यारे बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली घाटी परियोजना कौन सी है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना यही है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है और पहले दामोदर विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण शोक नदी कहलाती थी। पता है प्यारे बच्चों आज के समय में कहाँ पर निकलती है दामोदर नदी, निकलती तो छोटा नागपुर के पठार से है, जो कि है कहाँ पर, झारखंड में है। तो लेकिन ये पहले कहाँ पर था, पहले बिहार में ही था, बिहार और झारखंड बटा नहीं था प्यारे बच्चों। तो ऐसे में ये क्या पूरे बिहार में शोक मचाती थी। ठीक है, और ये नदी ना, ये जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली तक जाने वाली यह नदी अपनी घाटी में कोयले का विशाल भंडार छिपाए हुए है। इसके निकट लौह अयस्क के भी भंडार हैं। इस परियोजना में दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांधों की श्रृंखला बनाई गई। कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र भी बनाए गए। जल विद्युत उत्पादन केंद्र का मतलब होता है जहां से जल विद्युत बनाई जाती है। और एक नौकागम्य नहर का निर्माण हुआ। छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल में इससे औद्योगिक विकास हुआ। उत्पादित जल विद्युत को एक संयुक्त ग्रिड में मिलाया गया। तापीय विद्युत के प्रमुख केंद्र बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर बने। पश्चिम बंगाल को इससे सिंचाई की सुविधाएं भी मिलने लगी। तो प्यारे बच्चों ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इससे आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, इससे प्रश्न ये पूछेगा आपसे कि सबसे पहली भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस किस राज्यों को लाभ देती है, और आपसे पूछेगा दामोदर नदी कहाँ से निकलती है और यह किस राज्य में है। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी में किस संसाधन, कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं, तो ये सभी आपके सामने इस प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देखने को मिल चुका है। अब अगला देखेंगे प्यारे बच्चों क्या है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, यह सतलज नदी पर है। इसको याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस पर है प्यारे बच्चों, सतलज नदी पर है और हिमाचल और पंजाब की सीमा के निकट स्थित है। आपसे अगर एक ही राज्य पूछेगा तो प्यारे बच्चों पंजाब ही बताइएगा, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। संसार के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है और जलाशय काप प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को इससे लाभ हो रहा है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, भारत का सबसे लंबा बांध, देखो भारत का सबसे लंबा बांध अगर बात करेगा ना, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, ठीक है, क्या बताओगे प्यारे बच्चों, तो ये बताओगे आप लोग किसे, भाखड़ा नांगल को। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा ना भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो इसको किसको बताओगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध बताओगे प्यारे बच्चों किसे, हीराकुंड को, हीराकुंड को सबसे ऊंचा बांध। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखो ये हीराकुंड है ना, हीरा किसके पास होता है प्यारे बच्चों, ऊंचे लोगों के पास होता है। हीरा किसके पास होता है, महान लोगों के पास होता है। हीरा किसके पास होता है, ऊंचे लोगों के पास। तो देखिए ये महान से हो गया प्यारे बच्चों, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस पे बना है, महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। यह संसार में सबसे लंबा बांध है और इसकी ऊंचाई 4801 मीटर है। प्यारे बच्चों यहाँ पर लंबा जो शब्द लिखा है ना ये गलत है, इसको हमेशा ऊंचा बनाइएगा। क्या, सबसे ऊंचा बांध है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सत्य है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हीराकुंड है। और इसकी सिंचाई और बिजली उत्पादन से उड़ीसा का कृषि संबंधी एवं औद्योगिक विकास हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, 270 मेगावाट है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को पता है अगली परियोजना कौन सी है, कोसी परियोजना, जो कि हमारे क्या है प्यारे बच्चों, उत्तर बिहार के लिए अभिशाप है। क्या है, अभिशाप है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि कोसी नदी क्या कहलाती है, हमारे बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, मलेरिया नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन करना है। नेपाल स्थित हनुमान नगर में बैराज का निर्माण हुआ है। किसका, बैराज का। बैराज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बैराज का मतलब होता है बांध का बनाना। ठीक है,
हाँ, देखिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगली है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चंबल घाटी है कहाँ पर। तो देखिए इसके बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बनाए गए हैं। आज इस परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं मिट्टी संरक्षण हुआ है और इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। तो चंबल घाटी परियोजना प्यारे बच्चों कहाँ किस किस राज्य को, इससे किस किस राज्यों को लाभ होता है? तो एक राजस्थान हो गया, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे बेटा तुंगभद्रा परियोजना के बारे में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है प्यारे बच्चों? यह कर्नाटक में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुंगभद्रा परियोजना आपसे पूछा जाता है। तो तुंगभद्रा परियोजना जो है ये कर्नाटक में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी बताओगे आप लोग? तो बताएंगे आप लोग तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना को। ये तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना स्थित कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में। अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो बड़ी तो बताओगे प्यारे बच्चों, क्या बड़ी किसे बताएंगे? भाखड़ा नंगल बांध परियोजना को। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी सबसे ऊंची नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए, ऊंची को बताइएगा, तो हमेशा किसको बताएंगे प्यारे बच्चों? हीराकुंड को। ठीक है। और तुंगभद्रा क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है और ये कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में मल्लापुरम के पास 2 किलोमीटर लंबा बांध है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का ये सहयोग इसे मिला है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का सहयोग किसे मिला प्यारे बच्चों? ये तुंगभद्रा बांध को मिला हुआ है। ठीक है। अब अगला हम जानेंगे नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कौन सी है प्यारे बच्चों? यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना के नलकोंडा जिला के बीच में कृष्णा नदी पर स्थित है। देखो क्या पूछेगा? नागार्जुन सागर, नागार्जुन अर्जुन आया ना, अर्जुन आए तो कृष्ण का नाम ले लेना। नागार्जुन बांध सागर परियोजना कहाँ पर है? किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है। इसको आप सभी को याद रखना है। उसके बाद है प्यारे बच्चों नर्मदा घाटी परियोजना। ये नर्मदा घाटी परियोजना प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है और छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं इससे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्र इससे सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी के सामने यहाँ ये जल संसाधन से सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उनको हमने कवर किया है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये बातें मेरी सब समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आई तो क्लास में कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों। आप सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।